आशा तो भोसले जी आपको इतना पसंद करते हैं कि बिल्कुल, एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि हाँ। आपकी मम्मी है वो मम्मी, भोसले मम्मी, वाला। मम्मी। ये बहुत ही फनी किस्सा हुआ था हाँ, अगर फनी आपसे। एक्चुअली क्या है, वो जो हांगकांग में शो आता ना, तो इंडियन एम्बेसडर ये वो सब आ गए उनको मिलने, बोले इतने साल इस बेटे को कहाँ छुपा के रखा था। तो शुरू में बोलती थी कि नहीं नहीं नहीं, बेटा नहीं, सरनेम सेम है, हम दोनों गोवा के हैं। हाँ। तो फिर हर जगह ये प्रॉब्लम होने लगी। फिर वो बोली यार क्या करूं। तो एक दिन यूएसए में अभी जो आ रहा है, बचपन से इसकी नकल कर उसकी नकल कर, बहुत बोला इसको क्लासिकल सीखा नहीं, अब बड़ा हो गया, अमिताभ बच्चन के लिए गाता है, आ रहा मेरा बेटा सुदेश। फिर मैं उनके पैर छू रहा हूँ और गा रहे, तो लोगों को यार माँ बेटे डुएट गा रहे। लेकिन आज भी मतलब ना कि माँ जैसा ही प्यार करती, मतलब 2-3 महीने में एक बार गोरेगांव आती, 4-5 घंटे गप्पे खाना वाना, कभी भी फ़ोन करती है। मतलब ना क्या हो गया आज तेरी आवाज़ को क्या हुआ, बोलो तेरा टेंशन है, काय का टेंशन, मैं आती हूँ शाम को। तो ऐसे मैंने बोला उनको ना कुछ टेंशन, तो घर पे आ गई, बोले जब से तूने बोला ना टेंशन है, मैं सोच में पड़ गई क्या करूँगा। तो इतना कुछ ना गोल्ड प्लेटेड गणेश जी की मूर्ति लेके आई और खुद हमारे मंदिर में, बोले तेरे सारे टेंशन दूर हो जाएंगे, ये मेरी तरफ से आशीर्वाद। तो ऐसा रिश्ता है हमारा। आशा जी ने आपको इंट्रोड्यूस किया था आर डी बर्मन से। जी, जी, जी। ये मैंने किस्सा सुना। जी, जी। तो आशा जी के साथ आपकी कुछ बातें बताइए, और जब आपको इंट्रोड्यूस किया आर डी बर्मन से, क्योंकि आपने उनका भी अंदाज गाया, जो आशा जी ने आपको कहा उनके सामने गाकर सुनाओ, तो वो किस्सा सुनाइए। वो एक्चुअली कैसा था, आशा जी ना कुछ म्यूजिशियंस ढूंढ रही थी, ये भी कुछ 86 के ज़माने में। तो उन्होंने किशोरदा से कहा कि किशोरदा मुझे अच्छे म्यूजिशियंस चाहिए जो जब चाहे जितनी रिहर्सल नहीं करें मेरे साथ कोऑपरेट करें। तो बोले अरे अपना मेलोडी मेकर्स है ना, मेरे साथ वही कर रहे हैं बहुत सालों से, 500 गाने बाय हार्ट है, जितनी रिहर्सलें चाहिए, पैसे भी ज़्यादा नहीं मांगते, बिफोर टाइम आते, मतलब एकदम ओबीडियंट है। तो हमारा एक शो था षणमुखाना हॉल में, और आशा जी ने हमारे मैनेजर जो हैं विजय देसाई, उनको बोला मैं तुम्हारे ऑर्केस्ट्रा सुनने आ रही हूँ। तो अच्छा, उस दिन एक कोई गुजराती ऑर्गेनाइजेशन का प्राइवेट शो था, हाउसफुल शो था, और जैसे अंधेरा हो गया ना, आशा जी, उनकी बहू, उनकी बेटी और कुछ लोग चुपके से आके बैठ के, ऑडियंस को किसी को नहीं पता कि आशा जी बैठी हैं शो में। और शो शुरू हुआ, और हर गाने के बाद आशा जी उनको भेजा एक गिटार का गाना बजा, तो दौड़ के अरे गिटार वाला, कोई सैक्सोफोन का बजाओ, एक कीबोर्ड वाला। तो वो हर म्यूजिशियन को चेक कर रही थी, और उसमें उस दिन मैं भी था। और पता नहीं उस दिन ऊपर वाले ने क्या सोचा था, दोनों हाथ शायद लेके ऐसे बैठा होगा, मैं जो कर रहा था ना वंस मोर हो रहा था। Okay. मतलब मैं अमित जी की नकल करूं, मैं रफ़ी साहब का गाना, किशोरदा, हेमंदा, एस डी बर्मन, तो मिमिक्री करूं वंस मोर। और देखा कि आशा जी भी तालियां बजा रही है, हंस रही हैं। और इंटरवल में वो चली गई। इंटरवल में हमने क्या सोचा कि अब वो ग्रीन रूम में आएंगी, हम लोग पैर छुएंगे। अच्छा, कभी देखा ही नहीं था आशा जी को उससे पहले, तो उनसे मिलेंगे, आशीर्वाद लेंगे। लेकिन इंटरवल में पता चला कि वो चली गई। तो मैनेजर, तो हम लोग का फिर ना इंटरवल के बाद हम लोग एक दूसरे, तू गा रहे, क्योंकि आशा जी है नहीं, हमको इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन वो मैनेजर हमको क्या बोला, सुदेश जाते वक्त तेरे बारे में पूछ के गई, ये लड़का कौन है। तो बोला क्यों मजाक कर रहे हो, और इतने अच्छे अच्छे सीनियर्स गा के गए। और उसी वक्त उसके नेक्स्ट वीक वो जो हमारा मेलोडी मेकर्स का जो एल्बम था, उसमें आशा जी ने भी 4 गाने गाए। हाँ, फ्री। तो उसमें मेरा एक डुएट हुआ। तो आशा जी जैसे स्टेज पे आई ना स्टूडियो में, तो मैंने उनके पैर छुए, मैं नमस्कार, मी सुदेश भोसले. बोले अरे हां, त्या दिवशी तुम्हाला पाहिलं होतं मी, मतलब उस दिन मैंने देखा था तुम्हारा ये एस.डी. बर्मन अमिताभ मुझे बहुत अच्छा लगा था. तो मैं बोला यार मेरे मैनेजर सच कह रहे थे. तो हमने डुएट गाया. मैंने बोला मैं ठीक गाते अच्छा हो, थोड़ा दम लगता है, प्राणायाम करो. और रिकॉर्डिंग के बाद बोले मुझे वो सचिन दा का गाना फिर सुनाओगे क्या. और मैं जो कांपने लगा. अच्छा वहाँ कोई म्यूजिशियन नहीं था, कोई कुछ नहीं था, ट्रैक पे हमने रिकॉर्ड किया. तो मैंने, और वो पुराने वो शिकागो वाले ना स्टील वाले माइक लटक, कोई हेडफोन नहीं, कुछ नहीं. और आशा जी सामने बैठ गई और सारे ऐसे, मतलब कि अब क्या होगा, अभी ये गाएगा, इसको मार पड़ेगी. अच्छा
सारेगामा पता नहीं, सब पता ही नहीं। और ट्रेनिंग, ऑफिशियल ट्रेनिंग नहीं थी आपकी? कुछ नहीं। और मैं बोला मैं गाऊंगा और मुझे 100% मैं गोल मारूंगा और मुझे डांट पड़ेगी। तो मैंने आंख बंद कर ली, भगवान का नाम लिया और अमर प्रेम में सचिन दा ने गाना गाया है। ओ राम रे ओ रमा, डोली में बिठाई के कहा लाए नोरे सजना के द्वार, ओ खुशियों के हर देता देखे दुख मन को हजार, ओ डोली में बिछाई के कहा। अब गाते हैं तो हम उस एरा में पहुंच जाते हैं एकदम ही। हाँ। तो ये मैंने 2 अंदरे कंप्लीट किए, फुल आंख बंद करके, हिम्मत नहीं थी। और जैसे ही गाना खत्म हुआ मैंने आंख खोल के देखा कि अभी कुछ, तो देखा तो आशा जी खुद दोनों हाथों से ना ऐसा चेहरा ढक के ऐसे बैठी पूरे नीचे। और गाना खत्म हुआ तो हाथ हटाए, देखा तो दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं। और मराठी में बोली, मतलब मुझे ऐसे लगा सचिन दा ही सामने खड़े हैं। तो मेरे को यकीन नहीं आया कि ऐसा क्या मैंने गाया और आशा जी ऐसा बोल रही हैं। तो बोले आप क्या वापस गा सकते हो? मैंने हाँ गाता हूँ। उन्होंने रिकॉर्डिस्ट को बोला इसको रिकॉर्ड करो। तो मैंने वापस गाया। फिर बोले 2 लाइनें अमिताभ की करो ना। फिर मैंने बोला हाँ, इसका मतलब इन्होंने पूरा। फिर थोड़ी हिम्मत बढ़ गई। फिर 1 लाइन संजीव कुमार की करो ना। तो फिर मैंने वो किया। फिर 1 लाइन हेमंदा की करो किया। कैसेट ली उन्होंने, कुछ बोले नहीं, चुपचाप उसी मूड में शांत निकल गई। नेक्स्ट डे 7 बजे हमारे सामने, मैं 2nd फ्लोर पे रहता था, ग्राउंड फ्लोर पे कोई अंकल है, वो आए सुबह 7 बजे चिढ़ के, सुदेश ये खाली तुझा फोन है। तो मैं अपना कैसे वैसे शर्ट वर्ट पहन के उनके नीचे भाग रहा। किसका फोन है? आरडी बर्मन के यहाँ से, जल्दी आ। मेरी नींद तोड़ दी। अरे बोले बेवकूफ, आरडी बर्मन से फोन और तेरी नींद की भागा। बोले हेलो, मैं पंचम दा के यहाँ से बोल रहा हूँ। 10 बजे पासपोर्ट लेके पंचम दा ने बुलाया। पासपोर्ट लेके वो टैक्सी करके 9:30 बजे पहुँच गया। तो देखा तो उनका मैरीलैंड जो सेंटा क्रूज में उनका म्यूजिक रूम है, वहाँ पे पंचम दा, आशा जी, मनरीदा, बासुदा और उनकी पूरी टीम। तो मैं डरते डरते गया से, तो आशा जी बोलते हाँ यही लड़का, वो यही लड़का। तो मैंने पंचम दा, दादा नमस्ते, मेरे बाप की आवाज़ में गाते हो? ऐसा। और सब हंसने लगे। तो पंचम दा ने मुझे बोला अरे मैं नहा रहा था, आशा ने कैसेट बाथरूम के बाहर लगाया और मैं नहाते नहाते, मतलब मेरे पिताजी को गुजरे तो बहुत साल हो गए थे, मुझे लगा मेरे पिताजी बाथरूम के बाहर खड़े होके गा रहे। और मैं आधे इसमें ना टॉवेल लपेट के बाहर ही, अरे कौन? बोले आपके पिताजी ने, एक नया लड़का है। मतलब तुमने इतना। और उनके बोले मेरे पिताजी के दांत निकाले थे ना, तो उनके उस गैप्स में से ना एक सीटी गाते हो निकल, तो तुमने एग्जैक्टली उसको कॉपी किया। अच्छा मुझे कुछ नहीं मालूम सीटी वीटी, वो अपने आप हो गए। तो बोले अभी 10 दिन बाद हम लोग बैंकॉक जा रहे हैं और तुम हमारे साथ चल रहे हो। और आशा भोसले, आरडी बर्मन नाइट और सुदेश भोसले की एंट्री। और वहाँ भी ना, क्योंकि स्टेज की तो आदत थी मुझे, तो लोगों ने इतना तालियां वंस मोर। और फिर मैंने बोला अब लोगों को इन्होंने पंचम दिन अब मैं मेरे बाप की आवाज़ में गाएगा। तो मैं सुन मेरे बंधु रे, तो पंचम दा से पूरा इमोशनल होके, अभी मैं बॉम्बे जाऊंगा, पहला गाना सुदेश भोसले का रिकॉर्ड करूंगा। तो आने के बाद 86 में जलजला फिल्म में फर्स्ट ब्रेक पंचम दा ने दिया मुझे। तो वो कहते ना, और उसके बाद पंचम दा जब तक थे हर शो में मैं था। और अभी आशा जी 91, 92 आज भी लगभग हर शो में सुदेश को ले जाती, बोले तू रहता तो मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। That's so amazing. Yeah. अच्छा, आपका आशा जी के साथ आपने इतना अच्छा, ये आरडी बर्मन के कुछ किस्से, अगर जो आपने हमें किशोरदा के भी बताए, बहुत ही अलग किस्से, तो जो फैंस हैं इनके आरडी बर्मन सर के बारे में या आशा जी के बारे में, वो बातें जो फैंस नहीं जानते, आपके अपने कुछ पर्सनल किस्से रहे हो? पहले बात तो ना, वो जितने बड़े संगीतकार थे,
जितनी बड़ी हस्ती थी उतने ही ना उनका दिल एकदम मतलब प्योर गोल्ड, बच्चे जैसा मासूम दिल था। ये मैंने किया कि जब मैं पहली बार गाने लगा, हमको तो लाइव रिकॉर्डिंग की आदत थी नहीं, हम तो ऑर्केस्ट्रा में गाने में, तो वो बहुत उनको पता है ये पहली बार माइक के सामने खड़ा हुआ है, तो एक नए कलाकार को महसूस नहीं होने देना कि वो नया, तो इतना प्यार से, तो मेरा सारा डर पहले निकाल दिया उन्होंने। उसके बाद कई ऐसे किस्से हैं। अच्छा, उन्होंने प्रोफेसर की पड़ोसन एक फिल्म आई थी संजीव कुमार साहब की, हाँ जी, उसके बाद कई फिल्मों में उन्होंने गवाया मुझे। फिर प्रोफेसर की पड़ोसन में उस वक्त संजीव कुमार जी की डेथ हुई थी, और वो मेरा एक ऐसा वक्त था, मैं बिल्कुल कंफ्यूज्ड था, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोग मुझे R.D. बर्मन, S.D. बर्मन, अमिताभ बच्चन, तो मतलब मैंने सोचा कि मेरी अपनी आवाज़ का क्या। तो उसी वक्त भगवान ने कर दिया कि उनका देहांत हो गया, और 5 प्रोड्यूसर्स मेरे पास आए कि अगर आप संजीव कुमार जी की डबिंग नहीं करेंगे तो हम रास्ते पे आ जाएंगे। उस वक्त बजट 20-25 लाख में पूरी फिल्म बन जाती। तो वो प्रोफेसर की पड़ोसन पंचमदा ने मुझे दी कि ये लड़का आपके संजीव कुमार की डबिंग करेगा, और उसमें गाना भी दिया। और एक सबसे बड़ी बात कहता हूँ, मैं रेगुलर आशा भोसले R.D. बर्मन नाइट में शो कर, कोलकाता से कहीं 5-6 घंटे दूर एक गांव में शो था, और उस वक्त मैं ना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बप्पी लाहिरी, काफ़ी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई थी मेरी, महीने में 7-8 गाने। तो नेक्स्ट डे मेरी महबूब स्टूडियो में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की रिकॉर्डिंग थी, और आज मैं यहाँ पे कलकत्ता से 6 घंटे दूर शो कर रहा हूँ। अब मैंने कहा कि कैसे बताऊँ मैं आशा जी को, कैसे बताऊँ पंचमदा को कि मेरी रिकॉर्डिंग है, वहाँ उनको भी ये बोलूँगा कि मैं शो करने गया तो वो गुस्सा हो जाएंगे, तो क्या करूँ। मैंने सीधे पंचमदा के गया, पंचमदा कल मेरा रिकॉर्डिंग, मतलब किसका है, मतलब लक्ष्मी के प्यार। अच्छा एक काम करो, अरे सुनो कल इसका रिकॉर्डिंग है। मेरी एंट्री सबसे पहले कराई, और मुझे गाड़ी सिक्योरिटी दी, बोले जा तो जल्दी जा, और लक्ष्मी प्यारे को मेरा नमस्ते बोल। तो कोई भी होता आज की तारीख में ना, मुझे एंड तक बिठा के रखता। उन्होंने मुझे इमीडिएट भेजना, मुझे पहली फ्लाइट मिली, मैं रिकॉर्डिंग पे टाइम से पहुंचा। तो ये भी। और एक किस्सा, जैसे हम लोग ऑर्केस्ट्रा वाले ना, तो हम लोग एक ऑर्केस्ट्रा में 2 रूल होते हैं। एक तो अलर्ट रहना स्टेज पे, कभी भी कुछ भी हो, आप लिस्ट के मुताबिक नहीं चलते। और सेकंड थिंग कि पब्लिक को एक होता ना सोचने का टाइम नहीं देना। जहां अगर आपको पब्लिक को आपने 30 सेकंड भी दिए तो कोई कमेंट आ जाती, कुछ हो जाता। तो ये हमारा स्टेज पे अगर जिसको अगर है ना, तो बिल्कुल 3 घंटे कैसे हुए मालूम नहीं। तो पहला ही शो जो था उसमें पंचमदा की एंट्री ऑडियंस में से होने वाली थी। और आशा जी स्टेज पर, पिया तू अब तो आ जा, और मैं अपना माइक लेके, माइक ऑन था, और मैं बैक स्टेज ऐसा घूम रहा था, और उनका पहला मोनिका वो आया नहीं। तो मैं समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं पंचमदा की आवाज़ में वहाँ से वो बाउंसर्स के साथ सबसे हाथ मिलाते 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 स्टेज पे आने तक, मोनिका 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 ऐसा करते करते जब तक पंचमदा ये लो ठक मेरा माइक उनको दिया, उनका माइक मैंने लिया जो बंद था, और वो बोले भी मेरा माइक बंद रखा था साउंड इंजीनियर गुस्से से। तो वो सिर्फ पंचमदा और मुझे मालूम था, कि किसी को मालूम नहीं पड़ा। तो ये कुछ किस्से। जैसे आशा जी के साथ मैंने 86 में काम किया, तो मैंने आशा जी को हमेशा पूछता हूँ, आशा जी आपके पास इतने बड़े बड़े क्लासिकल सीखे हुए दिग्गज सिंगर्स हैं, मेल सिंगर, आप मुझे क्यों ले जाती हो साथ में? कुछ नहीं, सिर्फ हंसती है वो, कुछ नहीं। फिर बहुत इजराइल में थे हम लोग, तो बोलो ना ऐसा, मुझे तो गाना भी मालूम नहीं, सुर लग रहे नहीं। बोले तू गाता भी अच्छा है, तू आदमी अच्छा है। उसके बाद लंदन जा रहे थे हम, आशा जी और हम साथ में बैठे थे, गप्पे मार रहे। ये मैंने उनके साथ काम करना शुरू करने के बाद 5-6 साल। सुदेश तू गोव्याचा ना? हाँ, मतलब तू गोवा का ना? मतलब हाँ। तू शिरोडा का ना? वो ऐसे ही बात करते हैं, शिरोडा। तेरी कुल देवता कामाक्षी है ना? मतलब हाँ। तुझे पता है मेरे पालने का नाम क्या है? पहला जो नाम बोलते हैं ना कान में कुर्र कर, मतलब क्या है? कामाक्षी।
मी काली पण आहे, मी लक्ष्मी पण आहे, मी सरस्वती पण आहे, माझा आशीर्वाद आहे तुला. उनका जो पहला नाम है कामाक्षी. वाओ, तो उसके बगैर ये कोई ना कोई तो ब्लेसिंग आपके पास आ चुकी थी. तो ये गोवा का, और इसलिए हम लोग, जैसे अभी मैं 2 दिन पहले ही गोवा से आया हूँ, जब भी फुर्सत मिलती है पहली फुर्सत में गोवा जाते हैं. उधर कामाक्षी देवी की कहते हैं ना, हम अपने मराठी में ओटी भरते हैं. जो भी पंडित वगैरह कोई नहीं चाहिए बीच में, डायरेक्ट बात करते हैं. एजेंट नहीं चाहिए. वाओ. तो